हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हम फ्रेंड्स देखेंगे कि फेमा 1999 का एक्ट क्या है, फेमा की वेरियस गाइडलाइन क्या हैं, फेरा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वैसे पिछले लेक्चर में हमने इनके बारे में पहले ही पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितना फॉरेक्स आप इंडिया में होल्ड कर सकते हो, कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो, अगर आप नेपाल या भूटान जा रहे हैं तो कितना डॉलर लेकर जा सकते हैं, या आप यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं तो कितना डॉलर लेकर जा सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। उस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हम इस लेक्चर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम फेरा के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये 1973 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये 1973 में आया था। किसके लिए था? ये जो है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और इससे पहले कौन सा एक्ट था जिससे फेरा आया था? तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 था, जिससे जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लाया गया था। सबसे पहले वर्ल्ड वार सेकंड के समय पर अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 लाया, क्योंकि तब फॉरेक्स की दिक्कत हो रही थी। उसके बाद में उसी को कन्वर्ट करके 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, फेरा बनाया गया। 1973 में आया था, लेकिन अप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 1974 से, यानी अगले साल लागू हो गया था। अब फेरा का ऑब्जेक्टिव क्या था फ्रेंड्स? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाने का जो पर्पज़ था, वो हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिसोर्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको कंजर्व रखना था, उसको बचा के रखना था। यानी हमारे देश में मान लो 500 मिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था, उसको बचा के रखने का, कंजर्व रखने का फॉरेन फेरा का जो टारगेट था कि कंजर्व करके रखो, और अगर इसको यूटिलाइज करना है तो प्रॉपरली यूटिलाइज करो। किस पर्पज़ के लिए? ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उस पर्पज़ के लिए ही फॉरेक्स का यूटिलाइजेशन हो सकता था। तो फेरा का जो ऑब्जेक्टिव था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का जो ऑब्जेक्टिव था, वो था फॉरेन कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स को या रिजर्व को कंजर्व करके रखना, बचा करके रखना, और अगर यूटिलाइज भी करना है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ताकि देश की इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, अब अगर कोई वायोलेशन करता था उस समय, कोई अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की गाइडलाइन का कोई वायोलेशन करता था, तो उसके साथ जो डीलिंग होती थी वो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग होती थी। यानी आपने एक क्राइम कर दिया है, वैसा रूल लगता था इसमें। और अगर जो है आपने कोई फेरा की गाइडलाइन को वायलेट किया है, तो आपको ये इसे नॉन वेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगी, आपको जेल कर दी जाएगी और आपको जमानत नहीं मिलेगी। नॉन वेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अगर आप फेरा की गाइडलाइन को वायलेट करते हैं। तो अगर हम एक तरह से देखें तो ये बहुत ज़्यादा कठोर नियम थे। अगर फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जिसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के काम की, इस तरीके की प्रोविज़न, इस तरीके की गाइडलाइन की वजह से लोग फॉरेक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, क्योंकि हर कोई डरता था कि हम फंस जाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में आया था। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये अप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 1974 से। और ये किस फेरा एक्ट आया कहाँ से था? तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1935 से ओरिजिनेट हुआ था फेरा एक्ट आपका। ओके, फेरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव था जो देश का फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स है या रिजर्व है, उसको कंजर्व करके रखना, और यूटिलाइजेशन भी करना है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके हमारे देश का। और अगर किसी ने फेरा की गाइडलाइन को वायोलेशन किया तो उसे क्रिमिनल लॉ के तहत ट्रीटमेंट दी जाएगी। जैसे आप चोरी वगैरह करते हैं, उस तरीके का क्रिमिनल लॉ के तहत, जो है सिविल लॉ नहीं, नागरिकों के लिए रूल वाले के हिसाब से नहीं। आप एक क्राइम कर बैठे हैं, एक आप क्रिमिनल हैं, उस नज़र से आपका जो है उस लॉ के अंदर में आपको जो है सज़ा दी जाएगी। और अगर जो है आपने कोई फेरा की गाइडलाइन का वायोलेशन किया तो आपको नॉन वेलेबल जो है क्रिमिनल समझा जाएगा। मतलब कहने का आपको जमानत भी नहीं दी जाएगी अगर आपने गलती की तो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में चूंकि इतनी सारे स्ट्रिंजेंट, मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा मतलब क्रिमिनल लॉ लगाते थे, उसके बाद में जमानत भी नहीं होती थी, तो इस वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था, विदेशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसी को ठीक करने के लिए जो मॉडिफिकेशन किया गया, तो फेमा लाया गया 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लेकर आया गया, और ये 1 जून से लागू हुआ। फेरा कब आया था फ्रेंड्स? 1973 में, और लागू हुआ था 1 जनवरी से। ये आया 1999 में और लागू हुआ 1 जून से अगले साल फ्रेंड्स। ये 73 में आया तो 74 में लागू हुआ 1 जनवरी से, और ये 99 में आया तो 2000 में लागू हुआ, 6 महीने बाद 1 जून से लागू हुआ फ्रेंड्स। ओके, अब
फेरा जैसे फेरा था हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन के लिए, वैसे ही फेमा का भी काम था ऑल ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाएंगी इंडिया में या कोई पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट है उसके द्वारा किया जाएगा, तो उस पर फेरा की गाइडलाइन सॉरी फेमा की गाइडलाइन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की गाइडलाइन लगती हैं। ओके। और फेमा लाने का फ़ायदा ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन रिजाइम, मतलब कहने का लिबरल हुए हमने अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज को अलाउ किया, दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरीके की आज़ादी दी गई। उसी के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया था। जबकि फेरा जो है कठिन था, फेरा में आपको क्रिमिनल समझा जाता था। ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा का, तो फेमा का भी ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को बढ़ावा देना, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका ऑर्डरली डेवलपमेंट हो, मतलब डेवलपमेंट हो, उसको वो बढ़े आगे और मेंटेनेंस हो, चलती रहे आगे। ठीक है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सटर्नल, मतलब विदेश के साथ में, दूसरे देशों के साथ में हमारा जो व्यापार है, जो पेमेंट है, उसको फैसिलिटेट करना। साथ ही साथ जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में डेवलप करना भी इसका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। अब अगर मान लीजिए फेमा की गाइडलाइन का आप वायोलेशन करते हैं तो आपको सिर्फ सिविल लॉ के तहत जो है डील किया जाएगा। मतलब कहने का आपका जो एक्ट है, आपने जो गलती की है वो सिविल लॉ में आएगा, मतलब जो है सिविल कानून के तहत आपको सज़ा दी जाएगी, ना कि आपको क्रिमिनल समझा जाएगा। तो इस चेंज की वजह से लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए। फेमा जो है, फेमा की वजह से, जैसे फेरा में था आपको क्रिमिनल समझ बैठते थे, आपको जमानत भी नहीं देते थे, जबकि यहाँ पर आपके साथ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया, आपको सिविल लॉ के तहत ट्रीटमेंट दी गई अगर आप फेमा के वायलेशन करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे देश में जो फॉरेक्स का बिजनेस था, जो ट्रेड था, वो बढ़ा फ्रेंड्स। ओके। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा फेरा के बाद आया था। फेरा आया था 1973 में, फेमा आया 1999 में। ठीक है। फेमा 1999 में लेकर आए, ये पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। फेमा एक्ट सभी ट्रांजैक्शनें जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, चाहे इंडिया में हो या किसी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडियन हो, उसके द्वारा की जाए तो उस पर फेमा अप्लीकेबल होता है। ओके। और फेमा ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया, क्योंकि इसमें जो सज़ा वगैरह होती है वो सिविल जो है लॉ के तहत होती है, ना कि क्रिमिनल लॉ के तहत होती है। फेमा का जो ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्न विदेश के साथ व्यापार और पेमेंट को बढ़ावा देना और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी डेवलपमेंट करना हमारे देश में, इसका टारगेट था। अब अगर आप फेमा की गाइडलाइन का वैल्यूएशन करते हैं तो सिर्फ सिविल लॉ के तहत आपको सज़ा मिलेगी, क्रिमिनल लॉ के तहत नहीं मिलती है। ओके फ्रेंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो है फेमा की गाइडलाइन के वो हम पढ़ेंगे फ्रेंड। तो देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अगर वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई गाइडलाइन इशू करता है फ्रेंड, तो उसको ये पावर फेमा एक्ट के तहत ही दी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट के तहत नहीं गाइडलाइन इशू करता है, प्रोविज़न बनाता है, अगर फॉरेक्स से रिलेटेड कोई गाइडलाइन बनाएगा तो वो उसे वेस्टेड पावर कहाँ से मिलती है, फेमा से मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पावर डेलीकेटेड अंडर फेमा टू, इसी गाइडलाइन ना, फेमा के अंडर में ही, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत ही उसे पावर दी गई है कि वो रिपोर्ट मांग सकता है, डेटा मांग सकता है, या किसी के ऊपर जो है फाइन लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है अगर कोई जो है फेमा की गाइडलाइन का वायोलेशन करता है। कौन लगा सकता है ये सारा कुछ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए पावर कौन सा एक्ट देता है फ्रेंड? तो फेमा एक्ट देता है। अब हम यहाँ पर फेमा से रिलेटेड जो वेरियस प्रोविज़न हैं उसमें पहला प्रोविज़न देखेंगे फ्रेंड्स, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ओके। तो LRS स्कीम जो होती है फ्रेंड्स, उसमें पहले हमारे देश में ऐसा, जब हमारे देश में फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ऐसा इतना ज़्यादा पैसा आप विदेश में नहीं भेज सकते थे। लेकिन अभी जब से फेमा आया, फिर उसमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आई, LRS आई, तो अब कोई भी भारतीय $2.5 अमेरिकन डॉलर विदेश में एक फाइनेंशियल ईयर में भेज सकता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट पूछी जाती है कि LRS स्कीम के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी रेजिडेंट कितना अमाउंट विदेश में रिमिट कर सकता है, तो $2.5 अमेरिकन डॉलर भेज सकता है। $2.5 अमेरिकन डॉलर या उसके इक्विवेलेंट, अगर यूरो वगैरह है तो इसके इक्विवेलेंट भेजेगा, लेकिन बेसिकली जो अमाउंट है वो $2.5 अमेरिकन डॉलर होती है, एक फाइनेंशियल ईयर में भेजा जा सकता है। और ये पॉसिबल हुआ है जब से LRS स्कीम आई है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के आने की वजह से $2.5 अमेरिकन डॉलर भेजा सकता था। पहले ये गाइडलाइन बहुत कम थी, आप साल भर
में हो सकता है 10,000 या 20,000 अमेरिकन डॉलर ही भेज सकते थे विदेश। क्यों भेज सकते थे 10,000 20,000 ही? क्योंकि फेरा का जो टारगेट था वो था कि देश के फॉरेक्स रिजर्व को कंजर्व करके रखो, इसे जाने मत दो, यहाँ से निकलने मत दो। जबकि फेमा का ऐसा टारगेट नहीं है। फेमा का टारगेट है कि हम फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट को बढ़ावा देंगे और विदेशों के साथ व्यापार को भी बढ़ावा देंगे फ्रेंड। तो LRS स्कीम के तहत कोई भी भारतीय एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख या 2.5 लाख जो है अमेरिकन डॉलर के बराबर रुपए 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर विदेश में रिमिट कर सकता है। अब रिमिटेंस किसी भी पर्पज़ से किया सकता है। आप प्राइवेट विजिट पर गए, टूर पर गए, 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर आप खर्च कर सकते हैं। गिफ्ट करना चाहते हैं किसी अमेरिकन को, गिफ्ट या डोनेशन किसी चैरिटी संस्था को चैरिटी करना चाहते हैं, तब भी वही लिमिट है 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। आप अब्रॉड नौकरी के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेम लिमिट है। इमिग्रेशन, वहाँ जा कर के बसना चाह रहे हैं, वहीं जा कर के रहना चाह रहे हैं, तब भी सेम अमाउंट है। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है और उसको आपको हर महीने खर्चा देना है, तो मान लीजिए आप जो है 60,000 अमेरिकन डॉलर अगर हर महीने भेजते हैं तो साल भर में मैक्सिमम 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही भेज सकेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज पाएंगे। आप बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं तब भी आप 2.5 लाख ही एक साल के अंदर में, चाहे जितनी ट्रिप जाइए, कितनी बार भी जाइए, लेकिन 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, 2 जगहों पर रिलैक्सेशन मिलता है। एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप विदेश में दवा करवाने के पर्पज से जा रहे हैं तो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर या उससे ज़्यादा भी खर्च किया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। और अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और किसी स्कूल की फीस 5 लाख अमेरिकन 10 लाख अमेरिकन डॉलर है तो वहाँ पर मना नहीं किया जाता है, 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर या उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है स्पेंड। तो 2 कारण हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या आप विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। बाकी सभी केसेस में फ्रेंड्स LRS स्कीम केवल 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर एक फाइनेंशियल ईयर में अलाउ करती है। इनके बारे में हम फ्रेंड्स डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी फेमा की गाइडलाइन देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो कितना अमेरिकन डॉलर, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हैं, कितने अमेरिकन डॉलर लेकर के जा सकते हैं अपनी जेब में, या आप नेपाल भूटान घूमने जाना चाहते हैं, या आप रसिया घूमने जाना चाहते हैं, या आप ईरान घूमने जाना चाहते हैं, सिंगापुर घूमने जाना चाहते हैं, कोई भी देश आप ट्रेवलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप कितना फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, अपने साथ में ले जा सकते हैं, उसी की गाइडलाइन के बारे में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, नेपाल और भूटान जाने के लिए आप एक भी फॉरेक्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कहने का कि यदि आप नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आपको प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। यानी अगर आपने वहाँ जाना है तो आप रुपए लेकर ही जा सकते हैं। आप अमेरिकी डॉलर, अमेरिकन डॉलर, सिंगापुर का डॉलर या फिर जो है यूरो या एन, ये सब ले करके नहीं जा सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज आपको बदले में, अगर आप नेपाल और भूटान घूमने जा रहे हैं तो अगर आप जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मतलब रुपए लेकर, मान लीजिए आप 50,000 रुपये लेकर के चले गए अथराइज डीलर के पास में कि इसके बदले में मुझे जो है डॉलर दे दीजिए, मुझे नेपाल या भूटान घूमने जाना है, तो वो आपको मना कर देगा। वो बोलेगा कि सर जो है आपको डॉलर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है, मना है, केवल रुपए लेकर ही आप चले जाइए, तब भी आप नेपाल और भूटान घूम सकते हैं। तो ठीक है, हमें अगर रुपए में भी नेपाल और भूटान हम रुपए ले जा करके घूम सकते हैं तो अच्छा ही है, हमें क्या ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज के उसमें झमेले में पड़ने की। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ध्यान रखिएगा, यदि आप नेपाल और भूटान घूमने जाते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। ओके, अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए मैं 50,000 रुपये लेकर चला गया, या जो है मैं 1 लाख रुपए लेकर चला गया बैंक में, या 2 लाख रुपए लेकर कोई चला है आपके पास बैंक में, तो आप कितने रुपए तक नकदी लोगे और कितने रुपए के बाद में आप ये कह दोगे कि सर नहीं, हम या तो चेक चाहिए हमें या फिर डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, 50,000 रुपये तक अगर कोई लेकर आता है तो आप कैश में ले लोगे। ध्यान, यहाँ पर ट्रांजेक्शन थोड़ा समझिएगा। रुपए कोई लेकर आया कितना, 50,000 रुपये, उसके बदले में मान लीजिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि मान लीजिए 1 अमेरिकन डॉलर 50 रुपये का है, तो कोई अगर 50,000 रुपये लेकर आया है तो बदले में उसे आप 1,000 डॉलर दे दीजिए। आप एक बैंक हैं, कोई कस्टमर 50,000 रुपये लेकर आया, आपने 1,000 डॉलर उसको दे दिए, और आपने जो 50,000 रुपये वो कस्टमर लेकर आया था उसको कैश में ले लिया। ठीक है, वो कस्टमर 50,000 रुपये लेकर आया, आपने उसको नकदी हाथ में ली और बदले में 1,000 अमेरिकन डॉलर उसको दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 50,000 रुपये से थोड़ा भी ज़्यादा, 50,000 1 रुपये भी नगद लेकर के आता है तो हम नगद नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि सर ये रुपए या तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लाइए, या चेक इशू कर दीजिए, या नेफ्ट RTGS करिए,
या पे ऑर्डर बना करके दीजिए, हम कैश में पेमेंट नहीं, कैश में रुपए एक्सेप्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये गाइडलाइन मेरे ख्याल से हमारे बैंक में डिपॉजिट को लेकर के भी है। अगर आपको जमा करना है तो 49,999 तक हम नगद जमा कर लेते हैं, उसके बाद में चेक वगैरह लगता है या फिर नेफ्ट आरटीजीएस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि अगर कोई 50,000 रुपये नगद लेकर आता है तो उसके बदले में जो डॉलर होगा हम दे देंगे, और ये 50,000 रुपये हम कैश में कस्टमर से ले लेंगे। लेकिन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई 2 लाख रुपए लेकर आपकी बैंक में आ गया, आप नगद रुपए नहीं ले सकते, आप 2 लाख रुपए नहीं लेंगे। आप उससे कहेंगे आप हमें 2 लाख की डीडी दे दीजिए, 2 लाख रुपए का चेक काट दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं 2 लाख रुपए नगद नहीं ले सकता। मतलब कहने का 2 लाख लेकर के मैं आपको बदले में अमेरिकन डॉलर नहीं दूंगा। वो तभी हो सकता है जब आप मुझे डीडी, नेफ्ट आरटीजीएस, पे ऑर्डर वगैरह करें फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स डायरेक्टली मिल सकता है, वन लाइनर में आपको मिल सकता है कि एक कस्टमर आपके पास में 50,100 रुपये लेकर आया और आपसे कहता है कि मुझे अमेरिकन डॉलर इसके बदले में दे दीजिए, मुझे जो है घूमने जाना है, विदेश में यात्रा करने जाना है, तो क्या आप इसे कैश में एक्सेप्ट कर लोगे और डॉलर दे दोगे? तो हम नहीं करेंगे। यदि 50,000 रुपये तक लेकर आता नकदी तो हम बदले में डॉलर नकदी लेकर के दे देते, लेकिन 50,000 रुपये से ज़्यादा लेकर आएगा तो हम नकदी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम उससे कहेंगे कि आप डीडी या चेक या नेफ्ट वगैरह करके हमको दीजिए। ओके फ्रेंड, तो हमने ये देखा कि नेपाल और भूटान के लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउ नहीं है। यदि आप नेपाल और भूटान की यात्रा करने जाना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है वहाँ के लिए, तो आपको बदले में फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। दूसरा हमने ये देखा कि अगर कोई 50,000 रुपये लेकर आया नगद में तो हमने उसको जो है बदले में डॉलर दे दिया, नगद ले लिया। लेकिन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा वो नगद लेकर आता तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम 50,000 रुपये से ज़्यादा तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो चेक के रूप में हो, नेफ्ट करे या आरटीजीएस करे, तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अगला सवाल है कि अगर डिफरेंट कंट्री की अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो कितना यू आर ट्रेवलिंग टू विच कंट्री एंड हाउ मच फॉरेक्स इज अलाउड। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर अलग अलग कंट्रियों के लिए कुछ गाइडलाइन है फ्रेंड्स। अगर आप ईरान जा रहे हैं या रूस जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, तो आपको पूरी अमाउंट, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लेकर गए तो 5 लाख रुपए का कैश नहीं लेकर जाएंगे, बदले में आप जो है डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह देंगे। 5 लाख रुपए का डीडी आपने दे दिया, मान लीजिए 5 लाख रुपए का डीडी दिया, तो बदले में पूरा का पूरा जितना भी डॉलर बनेगा या जो भी इस देश में मुद्रा चलती है फॉरेन करेंसी, वो उसको दे देगा आपको। लेकिन अगर आप इराक और लीबिया जा रहे हैं तो यूएसडी अमेरिकन डॉलर 5,000 रुपये ही 5,000 अमेरिकन डॉलर ले जा सकते हैं इन दोनों देशों की यात्राओं पर। और इन देशों के अलावा, इन 4 देशों के अलावा अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3,000 अमेरिकन डॉलर नोट या सिक्के ले जा सकते हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, नोट या सिक्के दोनों मिला करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ तो मैं कितने रुपए का, मुझे कितना डॉलर जो है या कॉइन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप मैक्सिमम 3,000 अमेरिकन डॉलर 3,000 अमेरिकन डॉलर आपके पास में हो सकता है नगद के तौर पर, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, मान लीजिए मैं सिंगापुर घूमने जाना चाहता हूँ तो मैं कितना अमेरिकन डॉलर अपने साथ ले जा सकता हूँ? क्या मैं 5 लाख अमेरिकन डॉलर ले जा सकता हूँ? नहीं, आप 5 लाख नहीं ले जा सकते, क्योंकि गाइडलाइन है इंडिया में कि अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने जाना चाहते हैं तो ईरान और रूस अगर ईरान जाना चाहते, ईरान अगर कोई जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 लाख अमेरिकन डॉलर ले जाना चाहते हो ले जाओ, इंटायर अमाउंट इज अलाउड। लेकिन अगर आप लीबिया जाना चाहते हैं या इराक जाना चाहते हैं तो सिर्फ 5,000 अमेरिकन डॉलर ले जा सकते हैं अपने साथ में। और किसी और देश में, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, कहीं भी जाना चाहते हैं तो 3,000 अमेरिकन डॉलर ही सिर्फ अपने साथ में नकदी या नोट के रूप में या सिक्के के रूप में ले जा सकते हैं। तो ये हमारी एक और गाइडलाइन हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो हमने फिर क्या देख लिया कि नेपाल और भूटान अगर आपने जाना है तो फॉरेन एक्सचेंज अलाउ नहीं है। फिर हमने देखा कि कोई हमारे पास 50,000 रुपये नगद लेकर आया और बदले में डॉलर चाहता है तो हम अलाउ कर देंगे। लेकिन कोई हमारे पास 60,000 रुपये लेकर के नगद आया, क्या वो उसे हम फॉरेन एक्सचेंज दे देंगे? नहीं देंगे, हम उसे डॉलर नहीं देंगे। हम उससे बोलेंगे कि सर 60,000 रुपये का या तो चेक दो या डीडी दो, तभी हम इसे आपको दे पाएंगे बदले में डॉलर। ओके, उसके बाद में हमने ये भी देखा कि दुनिया के डिफरेंट देश में सिर्फ 4 कंट्रियाँ याद रखिएगा फ्रेंड्स। ईरान और रसिया अगर जाना है तो पूरे की पूरी अमाउंट अलाउड है। अगर इराक और लीबिया जा रहे हो तो सिर्फ 5,000 अमेरिकन डॉलर ले जा सकते हो। और अगर किसी और कंट्री, इन 4 देशों के अलावा आप कहीं जाना चाहते हैं किसी भी देश में, तो आप केवल 3,000 अमेरिकन डॉलर अपने साथ ले जा सकते हैं। ये डॉलर चाहे नोट के रूप में हो, चाहे सिक्कों के रूप में हो, किसी भी रूप में या दोनों रूपों में एक साथ मिला करके भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 3,000 अमेरिकन डॉलर ही आपके पास एक समय में हो सकते हैं जब आप किसी और देश की यात्रा कर रहे हैं, इन 4 देशों को
छोड़कर। उसके बाद में अब फ्रेंड्स एक बात ये भी होती है कि मान लीजिए आप विदेश की यात्रा पर गए और वहाँ से जब लौट रहे हैं, जब आप लौटे तो आपके पास मान लीजिए आपके पास में 20,000 अमेरिकन डॉलर बच गए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20,000 अमेरिकन डॉलर आपके पास में बच गए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप विदेश की यात्रा पर गए और वहाँ से लौटते समय अगर मान लीजिए आपके पास 20,000 अमेरिकन डॉलर बचे हैं तो इसे किस अकाउंट में जमा कर सकते हैं फ्रेंड्स? आप इसका आंसर खुद बताइएगा कि 20,000 अमेरिकन डॉलर अगर जो है आपके पास में, आप विदेश यात्रा पर गए हैं, वहाँ से लौटे, आपके पास में 1,00,000 अमेरिकन डॉलर ले गए, तो 20,000 अमेरिकन डॉलर अभी भी बचा है, तो आप देश में आकर के किस अकाउंट में इसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ये आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में अगला है कि कितना आप इंडिया में होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप रुपए हैं, नोट है, तो 2,000 अमेरिकन डॉलर आप अपने पास होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2,000 अमेरिकन डॉलर। मान लीजिए आपने 20,000 अमेरिकन डॉलर आपके पास में बच गए जब आप देश में लौटे, तो आप उसमें से 2,000 अमेरिकन डॉलर होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अपने पास अपने घर में नहीं रख सकते हैं, अपने पास नहीं रख सकते हैं। 2,000 से बाकी का 18,000 आप या तो बैंक में जा करके चेंज करवा लीजिए रुपए में, और या तो फिर अपने जो है अकाउंट में जमा कर लीजिए। कौन से अकाउंट में जमा कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है। उसके बाद में अगर मान लो कॉइन है, कॉइन आप वहाँ विदेश से जो है अमेरिका से सिक्के लेकर चले आए हैं या किसी देश से सिक्के लेकर चले आए विदेशी सिक्के, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है, नो सीलिंग इज देयर। सिक्के कितने भी आप अपने पास रख सकते हो विदेश के, लेकिन अगर जो है नोट हैं तो सिर्फ अमेरिकन डॉलर 2,000 तक ही रखा जा सकता है। 2,000 अमेरिकन डॉलर आप अपने पास में रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इंडियन कैन पोजेस आर रिटेन फॉरेन करेंसी नोट 2,000 अमेरिकन डॉलर आर इट्स इक्विवेलेंट। इस इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप जर्मनी गए हैं, फ्रांस गए हैं, वहाँ पर दूसरी मुद्रा चलती है, तो जो मुद्रा का मान लीजिए जो वैल्यू होगी उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे अमेरिकन डॉलर में, तो मैक्सिमम 2,000 अमेरिकन डॉलर के बराबर ही होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो अगर नोट है तो आप अपने पास कितना होल्ड कर सकते हो, 2,000 अमेरिकन डॉलर। एक इंडियन आदमी कितने अमेरिकन डॉलर अपने पास में रख सकता है, होल्ड कर सकता है, तो 2,000 अमेरिकन डॉलर। और अगर कॉइन है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, नोट है तो 2,000 अमेरिकन डॉलर। अब मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेवलर जो है गया और उसके पास में फॉरेन एक्सचेंज बचा रह गया, तो जो फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ है उसको उसे 180 दिन के अंदर में सरेंडर कर देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न। जिस डेट को लौटेगा उससे 180 दिन के अंदर अंदर उसे सरेंडर कर देना चाहिए जो भी बचा हुआ उसका फॉरेन एक्सचेंज है। और यदि वो सरेंडर नहीं करना चाहते तो वो जो है जा करके आपका RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक वाले में, है ना, क्योंकि इंडियन था वापस लौट कर आया है तो डोमेस्टिक वाले में करेगा, तो RFCD अकाउंट में वो अपना पैसा जमा कर सकता है। मान लो 2,000 अमेरिकन डॉलर उसके पास में बच गया है, तो उस 2,000 अमेरिकन डॉलर को वो अपने चाहे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक में जमा करवा दे, और चाहे उसे जो है सरेंडर करने मतलब ले जा करके बैंक में जमा कर दे और बदले में रुपए ले दे। कितने दिन तक वो मतलब कितने दिन के अंदर उसे सरेंडर कर देना चाहिए फ्रेंड्स, 180 दिन के अंदर में। फ्रेंड्स यहाँ जितनी भी बातें बता रहा हूँ यकीन कीजिए कि ये इनमें से कई सारी पूछी गई हैं और आपको मिलेंगी भी आपके एग्जाम में। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज अनस्पेंट है तो उसको कितने दिन के अंदर सरेंडर करना है, 180 दिन में। कब से, डेट ऑफ रिटर्न, जब आप विदेश से लौटे उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको सरेंडर करना है। यदि आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक में उसको जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर देखा कि फॉरेक्स अगर आप होल्ड करना चाहते हो अपने देश में तो 2,000 अमेरिकन डॉलर होल्ड कर सकते हो, कॉइन पे कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी रुपए होल्ड कर सकते हो। अगर आप ईरान और रूस जा रहे हो तो जितना अमाउंट ले जाना चाहते हो अमेरिकन डॉलर, जितना भी चाहते हो उतना ले जाओ, लेकिन अगर इराक और लीबिया जा रहे हो तो सिर्फ 5,000 अमेरिकन डॉलर, और किसी और देश में, इन चारों देशों के अलावा दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो मैक्सिमम 3,000 अमेरिकन डॉलर ले जा सकते हो। ये रुपए के रूप में और कॉइन के रूप में या दोनों रूप में मिल करके भी 3,000 अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंडिया में हम कितना फॉरेक्स होल्ड कर सकते हैं, 2,000 अमेरिकन डॉलर, और कॉइन अगर है तो कोई लिमिट नहीं, 1 करोड़ की कॉइन भी आप अपने घर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवलर गया विदेश में और लौट करके आया, उसके पास में जो डॉलर बच गया उसको उसे 180 दिन के अंदर में डेट ऑफ रिटर्न से सरेंडर कर देना चाहिए, बदले में रुपए ले लेने चाहिए। और अगर नहीं करना चाहता तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक में उसे डिपॉजिट कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विजिटिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस थी फ्रेंड्स। अब हमने LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट विजिट पर जा रहे हो तो कितना कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ले सकते हो आप, 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर भेज सकते हो। तो फॉर प्राइवेट विजिट अब्रोड, अब यहाँ पर कुछ छोटी मोटी बातें और समझ लेते हैं। विदेश आप प्राइवेट विजिट पर जाना चाहते हो, नेपाल और भूटान के अलावा यहाँ के लिए फॉरेन एक्सचेंज अलाउ नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप प्राइवेट विजिट पर किसी देश को जाना चाहते हो
तो आप एक साल में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ले सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवा सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट्स ड्यूरिंग अ ईयर। यहाँ पर ध्यान देने के लिए जो बात है वो ये है कि कितनी नंबर ऑफ विजिट, आप 20 बार अमेरिका जाओ, आप 100 बार अमेरिका जाओ, या आप 100 कंट्री में जाओ, लेकिन मैक्सिमम जो एक साल में अमेरिकन डॉलर आप यूज कर सकते हो फॉर प्राइवेट विजिट के लिए, दूसरे देश में घूमने के लिए, वो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही है। इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। अब अगर आप सोचो कि मैं 100 विजिट करूंगा और उसमें मैं 3 लाख अमेरिकन डॉलर टोटल स्पेंड करूंगा, तो ये अलाउड नहीं, आपको 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर में ही काम चलाना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये LRS में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि सभी जगहों पर लिमिट 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही है। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि प्राइवेट विजिट अगर आप कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ विजिट का इररिस्पेक्टिव है। ऐसा नहीं कि एक ही विजिट में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर खर्च कर देना, नहीं, चाहे जितनी भी विजिट करिए, लेकिन साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मैक्सिमम 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही रुपए ले जा करके अगर आप कन्वर्ट करवाते हो तो मैक्सिमम 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही कन्वर्ट होकर के मिलेगा, जिससे आप विदेश में जाकर के खर्च कर सकते हैं। अब अगर आप बिजनेस विजिट के लिए जा रहे हैं तो सेम वही कंडीशन, मतलब कहने का कि सेम कंडीशन है फ्रेंड्स, मतलब कहने का 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर एक फाइनेंशियल ईयर में खर्च कर सकते हो और विजिट की भी कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए लिखा है कि किस विजिट को आप बिजनेस विजिट कहोगे वो हम जान लेते हैं। कोई भी इंडिविजुअल अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है, सेमिनार अटेंड करने जा रहा है, या कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेने जा रहा है, या अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेने जा रहा है, तो इस तरीके की जो विजिट होती है फ्रेंड्स उसे हम बिजनेस विजिट कहते हैं। और बिजनेस की विजिट के लिए भी एक साल में मैक्सिमम 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही जो है अवेल किया जा सकता है, कन्वर्ट करवाया जा सकता है, और इसमें भी नंबर ऑफ विजिट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एक साल में आप 100 विजिट करो, चाहे 10 विजिट करो, चाहे 1000 विजिट करो, चाहे 5 विजिट करो, वो आपकी मर्जी पर होता है। इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप विदेश में एम्प्लॉयमेंट नौकरी करने जा रहे हैं या वहाँ पर बसने जा रहे हैं तो भी एक साल में आप मैक्सिमम 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही अब उस देश में रिमिट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ओके, इस चाहे जो है आप वहाँ पर नौकरी करने गए हों, चाहे इमिग्रेशन के लिए, हर जगह लिमिट फ्रेंड्स 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही है। ओके, उसका हमें स्टडी के पर्पस से गए हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 लाख और प्लस लिखा है, इसका मतलब 2.5 लाख तो अलाउ ही है, प्लस और ज़्यादा भी दिया जा सकता है। अब कोई पर्सन अगर विदेश में स्टडी करने के लिए जा रहा है तो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर पर एकेडमिक ईयर यहाँ पर कहा गया है। हर एकेडमिक ईयर में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर तो वो ले ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, RBI की अप्रूवल की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। RBI से पहले अप्रूवल लेना कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी के स्टडी में मान लीजिए 7 लाख अमेरिकन डॉलर खर्च होने हैं, 7 लाख अमेरिकन डॉलर, तो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बाकी का जो बचा अमेरिकन डॉलर है उसके लिए अब पहले गाइडलाइन थी कि वो RBI से अप्रूवल लेता बैंक कि सर इन्हें 7 लाख अमेरिकन डॉलर टोटल भेजना है, क्या आप अलाउ करेंगे या नहीं। लेकिन अब वो गाइडलाइन नहीं है, अब बिना जो है RBI की प्रायर अप्रूवल के भी ये चीज़ भेजी जा सकती है। बस सिर्फ एक शर्त है कि जो इंस्टीट्यूशन विदेशी जहाँ पर वो स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ से एक एस्टीमेट बनकर आ जाए कि हाँ इनकी पढ़ाई में टोटल 7 लाख अमेरिकन डॉलर लगेंगे। कहने मतलब एक तरीके से एक कोटेशन आ गई कि हाँ 7 लाख अमेरिकन डॉलर इनके टोटल रहने खाने और हर चीज़ का टोटल मिलाकर पढ़ने का खर्चा है। अगर वो एस्टीमेट दे देगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट या जो विदेशी इंस्टीट्यूट है, अगर वो दे देगा तो फिर किसी से परमिशन, RBI से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा अलाउ कर सकता है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर नोटिस क्या किया कि 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा अलाउ है। अगर 2.5 लाख तक चाहिए तो कोई बात नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा भी चाहिए तो बस हमें केवल एक एस्टीमेट प्रोवाइड कर दो उस इंस्टीट्यूट से जहाँ आप पढ़ने जा रहे हो, तो हमें RBI से प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हम RBI के अप्रूवल के बगैर भी बैंक जो है 2.5 लाख से ज़्यादा रिमिट कर सकता है। सेम केस मेडिकल के लिए भी होता है फ्रेंड्स। अगर किसी के इलाज के लिए आप विदेश में जा रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि 2.5 लाख में ही उसका इलाज हो जाए, हो सकता है 5 लाख लग जाए, हो सकता है 6 लाख डॉलर लग जाए। तो 6 लाख अमेरिकन डॉलर लगना है तो 2.5 लाख या उससे इक्विवेलेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख के लिए तो कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं होगा, ये तो LRS में ऑलरेडी अलाउड है। तो LRS स्कीम में तो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर तो ऑलरेडी अलाउड है। और इसके लिए एक और खासियत बात है कि हमें एस्टीमेट के लिए इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं आप डॉक्टर से या हॉस्पिटल से जो है एक एस्टीमेट बनवा के लाओ कि वाकई 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर होंगे। इसके लिए हमें दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक को दबाव देने की ज़रूरत नहीं कि नहीं आप एक कोटेशन बनवा के लाओ कि इनके इलाज में टोटल 2 लाख डॉलर खर्चा होंगे, उसका एक एस्टीमेट बनवा के लाओ। इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप इस पर इंसिस्ट नहीं करेंगे। कोई ये कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है अपने फादर के इलाज के लिए तो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर
मुझे अगर वहाँ ट्रांसमिट करना है तो रिमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर मेडिकल में इलाज के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में जर्नल परमिशन के तहत, वो जर्नल परमिशन के तहत अलाउ कर देगा 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर विदेश में रिमिट करना, 2.5 लाख से ज़्यादा, बशर्ते कि एक एस्टीमेट मिल जाए किससे, चाहे डॉक्टर इंडिया का हो या हॉस्पिटल या डॉक्टर विदेश का हो। अगर वो एस्टीमेट बना करके दे देता है कि हाँ इनके इलाज में 2.5 लाख से ज़्यादा ये 5 लाख या 6 लाख अमेरिकन डॉलर लगेगा, चाहे इंडिया का डॉक्टर हो या हॉस्पिटल हो, चाहे विदेश का डॉक्टर या हॉस्पिटल हो, अगर वो एस्टीमेट बना के दे देता है तो हम 2.5 लाख से ऊपर भी अलाउ कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे स्टूडेंट के केस में था कि 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर तक जो है अगर आपके पढ़ने में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो जिस स्कूल में या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वहाँ से एक आप जो है एस्टीमेट बनवा दो, हम आपको दे देंगे। उसी तरीके से जहाँ पर भी इलाज होना है, इसमें खासियत ये है कि डॉक्टर इंडिया का होगा या विदेश का डॉक्टर होगा, हॉस्पिटल होगा, अगर वो एस्टीमेट बना के दे देता है कि हाँ इनके 5 लाख अमेरिकन डॉलर लगने, तो वो अलाउ हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी कुछ और रेमिटेंस भी होते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर देखो सारी जितनी भी आपको फ्रेंड्स बताया कि जितनी भी LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में आप प्राइवेट विजिट पर जा रहे हो तो 2.5 लाख रुपए तक साल भर में खर्च कर सकते हो, और नंबर ऑफ विजिट का कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट होता है। यदि आप बिजनेस विजिट पर जा रहे हो तो भी आप 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर खर्च कर सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो, रिमिट कर सकते हो। नंबर ऑफ विजिट का यहाँ पर भी काउंट नहीं होता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट या इमिग्रेशन वहाँ बसने के लिए जा रहे हो तब भी 2.5 लाख ही है। यदि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं 2.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो बस उस जो है जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से एक एस्टीमेट बनवा दीजिए, और इसके लिए RBI के प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। सेम केस मेडिकल के लिए, अगर 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर तक चाहिए मेडिकल के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप हमें डॉक्टर का एस्टीमेट बनवा करके दो। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का है तो एक एस्टीमेट आप बनवा करके दे दीजिए, डॉक्टर चाहे इंडिया का हो चाहे डॉक्टर विदेश का हो, हम आपको वो अलाउ कर देंगे कि आप जो है उस देश में पैसा भेज सकते हैं अपने फादर या किसी के भी इलाज के लिए। ओके, इसके अलावा भी कुछ और रिमिटेंस होते हैं फ्रेंड जितने हमने यहाँ पर समझे और सीखे। उसके अलावा अगर गिफ्ट रिमिट करना है तो गिफ्ट की भी लिमिट वही है कि एक रेमिटर या पर डोनर जो है 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही एक फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने का गिफ्ट भेज सकते हो, विदेश में रिमिट कर सकते हो गिफ्ट के तौर पर 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही गिफ्ट रिमिट कर सकते हो। डोनेशन के केस में भी अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, किसी रिलीजियस संस्था को, किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी एक साल में आप 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही रिमिट कर सकेंगे पर फाइनेंशियल ईयर। ओके फ्रेंड, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है कहीं पर। ओके, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन टू मैगजीन या पीरियोडिकल्स, कोई मैगजीन के लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन बी अलाउड बाई AD, मतलब अथराइज डीलर जो होता है आपका बैंक वगैरह, वो अलाउ कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आपको किसी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो करवा लीजिए। लेकिन उन मैगजीन्स का जो बैंड हैं, जो बैन मैगजीन है, उनका सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं है। LRS स्कीम के तहत, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आप पैसा नहीं भेज सकते। अगर कोई मैगजीन बैंड है हमारे देश में तो उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा सब्सक्रिप्शन। बाकी मैगजीन आप सब्सक्राइब कर लो, हर महीने आपको वो आती रहेगी, आप उसके बदले में पैसे देते रहो, डॉलर देते रहो। लेकिन अगर कोई मैगजीन बैंड है तो वो अलाउ नहीं हुई, उसके लिए पैसा पेमेंट नहीं करेगा डीलर। ओके, इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब कोई सलाह लेनी है, किसी से कंसल्टेशन करना है, किसी फर्म से कंसल्ट करना है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर रिमिट किया सकता है। कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर आप जो है रिमिट कर सकते हैं। और अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है तो 1 लाख पर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप रिमिट कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। ओके, एक प्रोजेक्ट के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख अमेरिकन डॉलर आप रिमिट कर सकते हैं अगर अदर प्रोजेक्ट है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स तो उस केस में 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर, 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर पर प्रोजेक्ट आप रिमिट कर सकते हैं। अगर 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 6 करोड़ अमेरिकन डॉलर सेंड किए सकते हैं। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ये नई लिमिट है फ्रेंड्स। बाकी जगहों पर 2.5 लाख ही था, यहाँ पर 1 करोड़ और 1 लाख है। 1 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है और 1 लाख अदर प्रोजेक्ट के लिए है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में जब आप विदेश की यात्रा पर जाओगे तो अपने साथ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड भी लेकर जाओगे, और वहाँ पर ताकि आपको विड्रॉल वगैरह करने में दिक्कत ना हो, कहाँ बैंक वगैरह विजिट करते रहोगे आप, तो अपने साथ डेबिट कार्ड लेकर गए हो
तो डेबिट कार्ड ले गए हो तो क्या इस पर भी कोई लिमिट है? तो इसमें फ्रेंड्स कोई एज सच लिमिट नहीं है। एज पर अप टू आप खर्च कर सकते हो अप टू द इंटाइटलमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर विजिट अब्रॉड। विदेश में जाने के लिए, विदेश में जितना आपको खर्चा करने का अलाउड है ना, जितने आपके इंटाइटलमेंट है उसके विदिन में आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी खर्च कर सकते हो। जैसे प्राइवेट विजिट में पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर है, तो 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर आपने खर्च करना है। अब वो ट्रेन की यात्रा में भी खर्च कर सकते हो, फ्लाइट के लिए भी खर्च कर सकते हो, होटल में रहने के लिए भी खर्च कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से निकालते भी हो तो वो विद इन दिस लिमिट ही आ जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर कोई एज सच लिमिट नहीं कि नहीं आप केवल 25,000 अमेरिकन डॉलर ही खर्च निकाल सकते हैं, 6,000 अमेरिकन डॉलर ही विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जो आपका इंटाइटलमेंट है फॉरेन विजिट के लिए, जब आप विदेश की विजिट पर हो तो जो एक आदमी का इंटाइटलमेंट होता है उतने इंटाइटलमेंट तक वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड को यूज कर सकता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, कोई लिमिट एज सच नहीं है। जो इंटाइटलमेंट है जितना वो खर्च करने के लिए अलाउड है उतना खर्च कर सकता है। अब इसके अलावा फेमा गाइडलाइन में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, मतलब कहने का कि मतलब इतने सारे हर मेडिकल के लिए, स्टडी के लिए, फॉरेन विजिट के लिए, सबके लिए पैसे अलाउ हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि लॉटरी टिकट खरीदूं मैं, या जो है आप रेसिंग वगैरह या मतलब ऐसे गैम्बलिंग वगैरह से आपने पैसे कमाए हुए हैं तो उसको रिमिट नहीं करने देता। लॉटरी के टिकट से लॉटरी टिकट परचेज करना है उसके लिए जो है नहीं करने देगा। या कोई मैगजीन बैन है और उसको आप जो है खरीदने के लिए पैसा रिमिट करना चाहते हो तो बैंड मैगजीन के लिए रिमिटेंस अलाउ नहीं है। लॉटरी टिकट खरीदने के लिए आप विदेश में डॉलर भेजना चाहते हो, अलाउ नहीं है। आपने देश में रह करके रेसिंग वगैरह या राइडिंग वगैरह करके या गैम्बलिंग करके कुछ कमाया है तो उस इनकम को भी ये रिमिट करने नहीं देता है। तो ये फेमा के अंडर में आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर लगभग इतने पर ही एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो प्रोहिबिशन में क्या है, अगर आपने जो है लॉटरी के टिकट परचेज करने हैं तो आप बाहर विदेश में पैसा नहीं भेज सकते। कोई मैगजीन बैन है उसके लिए विदेश में डॉलर भेजना चाहते हो, अलाउ नहीं है। आपने रेसिंग गैम्बलिंग वगैरह से पैसे कमाए हैं उसको आप भेज नहीं सकते। ये फेमा इन बातों को रिस्ट्रिक्ट करता है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या लिमिट है, तो जितना इंटाइटलमेंट है किसी पर्सन का विदेश यात्रा के लिए उतनी लिमिट तक वो इसे यूज कर सकता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी है तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर, और अगर अदर प्रोजेक्ट है तो 1 लाख अमेरिकन डॉलर पर प्रोजेक्ट आप एक विदेश में भेज सकते हो। अगर आपको कोई मैगजीन सब्सक्राइब करनी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंड मैगजीन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन नहीं अलाउ किया जाएगा, आपको पैसे विदेश में नहीं भेजने दिए जाएंगे। डोनेशन के लिए रिमिट करना है 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर, गिफ्ट करना है 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही अलाउ होता है। मेडिकल के लिए मैंने बताया 2.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो बस आप एक डॉक्टर से या हॉस्पिटल से लिखवा करके दे दो कि इतना खर्चा लगेगा तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। स्टडी करने में भी सेम केस है, 2.5 लाख तक कोई इशू नहीं है। अगर आपको 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो RBI की प्रायर अप्रूवल की बैंक को ज़रूरत नहीं है। बस उस इंस्टीट्यूट से आप एक एस्टीमेट बनवा के दे दो कि मुझे रहने में और खाने में और पढ़ने में इतना खर्चा लगेगा। एम्प्लॉयमेंट है, इमिग्रेशन है, सभी केस में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में 2.5 लाख रुपए ही टोटल लगते हैं फ्रेंड्स। ओके, बिजनेस विजिट के लिए जाओ या प्राइवेट विजिट के लिए जाओ, एक साल में चाहे जितनी आप जो है बार यात्रा करो, नंबर ऑफ विजिट की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर ही आपको खर्च करने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब कोई ट्रेवलर अगर देश से गया अमेरिका घूमने, लौट कर आया, जो उसके पास में फॉरेन एक्सचेंज बच गया है उसको 180 दिन के अंदर में सरेंडर करना होता है डेट ऑफ रिटर्न से। और अगर नहीं सरेंडर करना चाहता तो वो उसे जो है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक वाले में वो डिपॉजिट करवा देगा फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद मैंने ये देखा कि कितना फॉरेन एक्सचेंज आप होल्ड कर सकते हो। तो कोई भी भारतीय 2000 अमेरिकन डॉलर के बराबर फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकता है। और अगर नोट के रूप में ना हो, अगर नोट के रूप में है तो 2000 अमेरिकन डॉलर, और अगर नोट के रूप में नहीं, कॉइन के रूप में है तो कॉइन में कोई लिमिटेशन नहीं। जितने भी रुपए की कॉइन, आप 1 लाख डॉलर की कॉइन रखना चाहते हो 1 लाख डॉलर की रखो। लेकिन अगर नोट है तो सिर्फ 2000 अमेरिकन डॉलर के बराबर ही रख सकते हैं आप। उसके बाद में कितना फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो अदर कंट्रीज में कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ सिक्के और नोट मिला करके 3000 अमेरिकन डॉलर ही ले जा सकते हैं। यदि आप इराक या लीबिया जा रहे हैं तो 5000 अमेरिकन डॉलर, और अगर आप ईरान जा रहे हैं या रूस जा रहे हैं तो आप जितना भी पैसा, आप जितना भी अमेरिकन डॉलर ले जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कोई नकदी जो है 50,000 रुपये लेकर आएगा तो उसको आप डॉलर दे दोगे। अगर 50,000 से ज़्यादा लेकर आता है तो उसको आप कहोगे कि हम आपको
नगद पे नहीं देंगे, आप इसकी डीडी या चेक बना करके दे दो तो हम दे देंगे, नेफ्ट कर दो तब भी दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप नेपाल और भूटान की यात्रा पर जा रहे हैं तो फेमा की गाइडलाइन कहती है कि आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज अलाउ नहीं, आपको रुपए लेकर ही इन देशों में जाना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस लेक्चर को देखने के लिए, थैंक यू।